हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आज दोस्तों स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। हम देख लेते हैं फटाफट से 25 से 31 अगस्त के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इन सभी आर्टिकल्स के लिए मैंने बहुत शानदार कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूंगा। जिनको भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और इनके आर्टिकल को समझने के बाद अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है तो वो वहां पर देख सकते हैं। कल दोपहर तक में मैं आराम से पोस्ट कर दूंगा। इसमें ना 3 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। 3 आर्टिकल्स में से सबसे पहला आर्टिकल जो होगा हमारा, वो प्रज्ञान रोवर की कुछ नई फाइंडिंग से रिलेटेड है। बहुत पहले जब अपोलो 11 मिशन गया था तो वहां पर उन लोगों ने कोई चीज, एक मैग्मा ओशन जैसा कुछ इंडिकेट किया था कि उनको कुछ तो ऐसा दिखा है, बट हाँ उसका कुछ पुष्टि करते हुए ये प्रज्ञान रोवर दिखाता है। और भी कुछ नए पेचीदे कुछ मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ से बरामद हुए हैं, जिसकी पुष्टि ये प्रज्ञान रोवर करता है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में भी बात करेंगे। दूसरा हमारा आईएनएस अरिहंत, एक नया सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल है, और साथ ही ये हमारे ट्रायड को, न्यूक्लियर ट्रायड को और ज्यादा मजबूत बनाता है। अब ये पूरा सिस्टम क्या है उसके बारे में हम पूरे सबमरीन को ही पढ़ लेते हैं, पूरा टोटल एंड टू एंड सबमरीन कंप्लीट कर लेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। और तीसरा आर्टिकल हमारा थोड़ा पुराना है, पीआईबी का न्यूज है। पहला वाला द हिंदू का है, दूसरा वाला इंडियन एक्सप्रेस का है, और तीसरा वाला पीआईबी का न्यूज है। थोड़ा पुराना है, अप्रोक्सीमेटली शायद 12 या 13 अगस्त को आया था ये। बट ये स्पिनट्रॉनिक्स मुझे डिस्कस करना था लास्ट वीक ही, बट अगेन ये मेरे से मिस भी हो गया, और एट द सेम टाइम ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल्स थे तो आज थोड़े आर्टिकल कम लगे थे, तो मुझे लगा कि ये काफी इनोवेटिव या फिर काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए लगातार स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 देखो, वैसे तो आप सब लोग सुन सुन के बोर हो गए होंगे, मैं पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुका हूं कि 23 अगस्त को पहली बार, 23 अगस्त 2023 को पहली बार जब हमारा विक्रम लैंडर जब शिव शक्ति पॉइंट को टच करता है मून के सरफेस को, साउथ पोल पर नियर साइड, है ना, साउथ पोल पर नियर साइड जब टच करता है तो हमको लगता है कि यार ये अल्टीमेट चीज हो गई भाई। और इसीलिए हम लोग उस सक्सेस को अपने लिए हम लोग नेशनल स्पेस डे के थ्रू मनाएंगे। अब इसीलिए यहां पर चंद्रयान 3 के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो रहे हैं उनको हमें जानना बड़ा जरूरी है। अभी तक का जो ऑलरेडी फाइंडेड या फिर फाउंड ऑब्जेक्ट था वो क्या था? ऑलरेडी फाउंड जो चीजें थी वो थी ल्यूनर सरफेस टेम्परेचर सरप्राइज, दिस इज द वन थिंग। जैसे कि साउथ पोल के पास में हम लोग को लगता था यार कि 20-30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, लेकिन एकदम से पता चलता है कि यार ये तो 70 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, खतरनाक है। दूसरा है लूनर सरफेस एलिमेंट्री प्रोफाइल। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स यहां पर हम लोग को मिल रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट सल्फर भी है, जिसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स के फ्रैगमेंट्स भी आए। तो इन सबकी टेस्टिंग एक्चुअल में ये सब के सब शिव शक्ति पॉइंट के आसपास ही हुई थी। अब ये शिव शक्ति पॉइंट है कहां पर, यहां देखो जरा। ये जो शिव शक्ति पॉइंट है ये आपके साउथ पोल के बिल्कुल पास में है, नियर साइड ऑफ द मून, साउथ पोल के पास में, साउथ पोल पे नहीं है, साउथ पोल के पास में है ना। और यहां पर शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान रोवर के साथ में लैंड करता है, और फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये लगभग 100 मीटर का एरिया या फिर 100 मीटर चलता है, ऐसा समझ सकते हो आप, है ना। तो ये जो 100 मीटर की इसकी दौड़ थी या 100 मीटर की इसकी जो चाल थी, ये कई बार बीच बीच में रुक रुक के बहुत सारे फाइंडिंग्स, उसके सरफेस की डिटेल्ड स्टडी, बिल्कुल डिटेल्ड फोटोग्राफी इस तरीके से वो खींचता रहा, जिसके बेसिस पर एक बार ये 2 हफ्ते की फाइंडिंग्स को इंसान 2-4 साल आराम से रिसर्च करे। तो समझ लो कि वो तो 2 हफ्ते में बंद हो गया था। अब बार बार जितने भी इसके की फाइंडिंग्स हैं जो भी हम लोगों ने वहां से डिराइव किया है, अब उसको यहां पर साइंटिस्ट कम्युनिटी बैठ के उस पर रिसर्च करेंगे कि ये जो फाइंडिंग है इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं। और ऐसे ही एक नई डेरिवेशन हमारे सामने आई थी जिसके बेसिस पर हम आज का आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो ये तो कुछ आपके बेसिक्स हो गए। बेसिक्स में एक और बात आपके ऐड करता हूं कि देखो यहां पर आपके प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और यहां पर प्रपल्शन मॉड्यूल पेलोड, इन सभी के तीनों के अपने अपने पेलोड्स थे। इन सभी पेलोड ने अपने अपने कुछ ना कुछ रिसर्च परफॉर्म किए होंगे इन 2 हफ्तों के बीच में, और इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये तो प्रोपल्शन मॉड्यूल थोड़े और टाइम से काम कर रहा होगा, लेकिन हाँ मोटा मोटा काम इतना ही है कि इन सब ने अपने अपने जो भी अभी तक डेटा सेव कर रखा होगा अब उन पर रिसर्च होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोगों ने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर एक्चुअल में जो लैंडर है अपना विक्रम, उसके अंदर एक चेस्ट चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम से एक पेलोड लगा हुआ था। उसका काम ही था कि थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है, उसको मेजर करना है मून के सरफेस की। तो यहां पर ऐसा समझ में आया कि पोलर रीजन में कितना टेम्परेचर हो सकता है। दूसरा, हम लोग को जैसे भी रोवर पेलोड की बात कर रहे हो आप कि सल्फर मिल गया। सल्फर कहां से मिला भाई साहब? एपीएक्सएस, यहां पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर,
और इसके साथ साथ इसमें ही सल्फर जैसे और बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे रॉक्स, जैसे कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो कि मतलब ऑलरेडी हम लोग को गुंजाइश भी थी कि ये सारी चीजें मिलेंगी, पुष्टि भी हो चुकी है। और यहां पर एक लिप्स है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे ये एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर रही है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। तो इन सभी पेलोड्स ने मिलकर जो रिजल्ट हमें दिए हैं, उनकी डिटेल्ड स्टडी करने के दौरान अब एक नई चीज हमें पता चली है, और वो है एक नया रॉक टाइप जिसका नाम है फेरुआन एनॉर्थोसाइट। फेरुआन एनॉर्थोसाइट एक ऐसा रॉक है, आप देख सकते हो उसका फोटो, नॉर्मल सा रॉक है, हर बस एक ऐसा रॉक है जो कि हम लोग को वही श्री शक्ति पॉइंट से 100 मीटर की दूर में टहलते घूमते टाइम पर दिख गया। अब बोला यूं जाता है कि ये जो फेरुआन एनॉर्थोसाइट है, एक बहुत ही कॉमन बिलीफ है, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि ये अर्थ से ही गया हुआ फेरुआन एनॉर्थोसाइट है। अब अर्थ से कैसे मून पर चला गया, तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भाई साहब मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। मून का फॉर्मेशन या हाउ द मून वॉज बॉर्न, इसके लिए आप ये देख सकते हो कि जो थ्योरी अभी तक डिराइव हुई है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के ऐसा हुआ कि एक रॉग प्लैनेट था जो कि हमारे अर्थ से जा टकराया। और एक बात का ध्यान रखना कि उस टाइम पर अर्थ का ज्यादा एज नहीं था, जिसके कारण अर्थ अपने मैग्मा स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। अब इस लिक्विड स्टेट में अगर कोई भी बड़ा सा प्लैनेट, रोग प्लैनेट उससे टकरा जाएगा, तो भाई साहब वो भी अपने मैग्मा स्टेट में ही होगा। दोनों टकराएंगे तो बिल्कुल जैसे बहुत ही थिक लिक्विड छलकता है ना, वैसे छलकता हुआ दिखेगा। नासा ने इनफैक्ट इसको सिमुलेट करके भी हम लोग को एक वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो आप, इस तरीके से हमारे पास ये रोग प्लैनेट है, और यहां पर ये रोग प्लैनेट है, और ये हमारा अर्थ है। ये दोनों के बीच जब टक्कर होती है तो आप देख सकते हो कि कैसे मैग्मा जैसा कोई चीज बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है, और यहां पर ये टक्कर होने के बाद ये कैसे एक मून का फॉर्मेशन होता है। पहले बता देता हूं कि भाई साहब इतना बड़ा मून नहीं बन रहा है ना। ये देखो, इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो वापस अर्थ के ग्रेविटी से पुल होते हुए अर्थ के अंदर वापस से समा जाएगा। ये जो छोटा सा हिस्सा बाहर हमारा निकल गया, यही आगे चल के मून बनता है। ऐसा सिमुलेशन नासा के किसी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको बनाया गया है भाई साहब। तो ये एक प्रकार का समझ सकते हो कि रियल कितना है पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने डेटा फीड किया था उस हिसाब से इसी प्रकार का कुछ सिमुलेशन देखने को मिला है ना। ये जो बिल्कुल आप अलग से प्लैनेट देखने की बात कर रहे थे, ये वही वाला हिस्सा है, अलग अलग एंगल से आपको बस दिखा रहे हैं कि भाई साहब देखो, ये जो छोटा सा एक हिस्सा बना है वो ही आपका क्या है, मून है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को आई थिंक समझ में आई होगी। अब यहां पर जब ये बात की पुष्टि हो रही है कि ये फेरुआन एनॉर्थोसाइट जो है वो अर्थ से गया होगा, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अर्थ पर इतना अबंडेंटली क्यों नहीं अवेलेबल है ये। फिर देखो, एक बात को समझो कि फेरुआन एनॉर्थोसाइट जो है वो मून के सरफेस से, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रस्ट, मैंटल और कोर, तो जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर मिल रहा था। और शिव शक्ति पॉइंट वहां पर साउथ पोल के पास लैंड कराने का एक बहुत ही प्राइमरी रीजन ये था कि एक्चुअल में वहां पर ना एक इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है मून के पास में, है ना। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है ये एटकिन बेसिन। लगभग 2500 किलोमीटर का ये बड़ा एटकिन बेसिन है, और इसका क्रेटर इंपैक्ट क्रेटर बोल सकते हैं, या फिर इंपैक्ट क्रेटर के थ्रू बनाया गया था। तो यहां पर लार्जेस्ट इंपैक्ट क्रेटर है ये, और इसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं 8-8 किलोमीटर तक पाई गई है। तो इसके बाद भी देखो कई सारे मेटेराइट स्ट्राइक्स तो हुए होंगे, लेकिन पहले ही एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, किसी मेटेराइट से स्ट्राइक हुआ था ये। अब जब भी ये स्ट्राइक हुआ होगा तो इमेजिन करो कि इतना बड़ा कोई मिटियोर जब इस पे आके टकराया होगा तो इसके अंदर से कई सारी चीजों को कुरेदता हुआ वो बाहर निकाल दिया होगा। अरे जब ये 2500 किलोमीटर दूर है और ये आपका साउथ पोल है, और यहीं कहीं आसपास इसके 600 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर यहां पर जब ये हमारा शिव शक्ति पॉइंट है, जो कि एटकिन बेसिन से लगभग 300 किलोमीटर दूर की है, 300 किलोमीटर दूर, डेफिनेट सी बात है कि इतना बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है, तो उसका छोटा मोटा पार्टिकल जो मून के सरफेस के अंदर वाला हिस्सा होगा वो इधर उधर भी छिटक के इधर उधर पहुंचा ही होगा, उछल कूद करके, है ना। तो इनफैक्ट यही बोला जा रहा है कि जो आपका फेरुआन एनॉर्थोसाइट है वो बेसिकली उसी अंदर से खिसके हुए या फिर अंदर से निकलते हुए कुछ ऐसे पार्टिकल्स या रॉक्स हैं जो कि इस
एटकन बेसिन के इंपैक्ट क्रेटर से निकले होंगे, जो कि शिव शक्ति पॉइंट तक भी पहुंच गए होंगे, और इसीलिए 100 मीटर के इस दौड़ ने इसने यहां पर देख लिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये अर्थ पर क्यों नहीं दिखता है इतना सारा चीज, जब अर्थ पर हम ये देखते हैं कि कितने साल पहले से हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो ओशनिक क्रस्ट है, वो कई बार बार बनता रहा। आप लोगों ने मिड ओशनिक रिज के बारे में पढ़ा होगा। मिड ओशनिक रिज एक ऐसा जगह है जहां से नए ओशनिक सरफेस बनते हैं, और नए ओशनिक सरफेस जहां पर हम लोग ट्रेंचेस देखते हैं वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो हर बार हम लोग का क्या हो रहा है, ये नया नया सरफेस फॉर्मेशन बनता रहा है। तो नए सरफेस के साथ साथ ये जो हमारा फेरोआन एनॉर्थोसाइट है उसका एबंडेंट अवेलेबिलिटी खत्म होती गई है। लेकिन मून के सरफेस पर ऐसी कोई फिनोमेना चूंकि नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग पाते हैं कि मून के अभी भी क्रस्ट के ऊपर ये पुराने जमाने का, उस टाइम पर जब टक्कर हुई होगी और अर्थ से ये हिस्सा निकलकर मून पर गया होगा, तो वो ही फेरोआन एनॉर्थोसाइट जो है वो वही हिस्सा वहां पर होगा। तो ये पूरा आर्टिकल एक्चुअल में राइटर ने लिखते हुए एक बात पर और भी पॉइंट आउट किया कि ये जो इतने माइन्यूट डिटेल्स हैं, इन माइन्यूट डिटेल्स को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रोवर ही कर सकता था, ये ऑर्बिटर का काम ही नहीं है। तो लैंडर और रोवर का इन्होंने काफी हद तक ये आप बोल लो कि इंपॉर्टेंस बताया। इनफैक्ट इन्होंने लैंडर से भी ज्यादा प्रज्ञान रोवर को ज्यादा अच्छा बताया, क्योंकि प्रज्ञान रोवर ने टहल घूम कर करके काफी सारे पेलोड जो उस पर लगे हुए थे उससे ये काफी सारे मटेरियल्स की जांच पड़ताल की है। अभी तो ऐसे स्टडीज शुरू हुए हैं, आगे चल के ऐसे बहुत सारी और भी स्टडीज हमारे सामने आती रहेगी। यहां पर जो भी ग्राउंड ट्रूथ थे उसको एक्सप्लेन किया है। इसीलिए जो अपोलो 11 पर इंपैक्ट थ्योरी के तहत उन्होंने एक ना जो ये क्रेटर है इसकी फोटो खींची, उनको लगा पता नहीं क्या है भाई साहब, उन्होंने उसको मैग्मा ओशन का नाम दे दिया था। तो वो मैग्मा ओशन जो है यहां से पुष्टि करते हुए दिखाई देती है। यही पूरा आर्टिकल था आपका। ये है आपका एटकन क्रेटर का एक छोटा सा हिस्सा, और बाकी तो बहुत बड़ा हिस्सा है, बट हाँ ये उसका एक छोटा हिस्सा है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का एरिया आप देख रहे हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 100 किलोमीटर का एरिया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है इंडिया के सबमरीन से रिलेटेड। तो आईएनएस अरिघात को अभी हाल फिलहाल इंडक्ट किया गया है ना। इसका ट्रायल्स काफी दिनों से चल रहा था और अब फाइनली इसको इंडक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबमरीन के बारे में समझने की कोशिश करो कि सबमरीन एक्चुअल में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेम आर्टिकल एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक बार और भी एक्सप्लेन हुआ था, बस राइटर अलग है। यहां पर वाइस एडमिरल बिश्वजीत दास गुप्ता है ना, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और ये फॉर्मर कमांडर इन चीफ रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के इंडियन नेवी के अंदर में, तो थोड़ा अच्छा चीज बताएंगे। तो यहां पर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सबमरीन क्या होता है। कुल मिला के इतने क्लास के सबमरीन होते हैं अगर हम लोग नाटो को ध्यान में रखें और इन जनरल भी बात करें। नॉर्मली पहला है वो एसएसके क्लास होता है, जिसको हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स कहते हैं। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के अभी फिलहाल इंडिया में, या फिर 3 अलग अलग टाइप्स के हैं। ये एसएसके क्लास या फिर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का एक दिक्कत ये होता है कि ये एक्चुअल में कैसे चलते हैं, ये डीजल पर चलते हैं, है ना। डीजल से क्या होता है, जनरेटर, जनरेटर से बैटरी चार्ज। अब जब भी इनका डीजल या फिर जब तक ये बैटरी जैसे ही खत्म होती है, डिस्चार्ज होती है, डीजल जनरेटर चला के वापस से बैटरी चार्ज कर देते हैं। तो डीजल चला चला के, जनरेटर चला चला के बैटरी चार्ज कर करके ये क्या करते रहते हैं, ये पूरा उसको पावर देते हैं। लेकिन यार उसकी अपनी औकात होगी ना, इतना बड़ा सबमरीन कितने दिन चलेगा पानी के अंदर में। तो इनको ना बार बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। तो जो इनकी स्टील्थ प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, जो इनकी छिपने की प्रॉपर्टी है ना, वो छिपने की प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है। एसएसके क्लास के सबमरीन को कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। हर 2-3-4 दिन के ऊपर इनको ऊपर आना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं हर दिन ऊपर आना पड़ता है इनको, पानी के अंदर क्या ही है फिर, है ना। लेकिन फिर भी काफी सारे ये लोग काम तो करते ही हैं अपने। तो नेवल फील्ड में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अगर हम देखें तो हमारे पास अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये 16 सबमरीन्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, जो कि अभी भी हैं हमारे पास। उसमें से शिशुमार क्लास जो है ये बेसिकली जर्मन के साथ में इंडिया ने बिल्ड किया था शिशुमार क्लास को। फिर उसके बाद एक किलो क्लास है, किलो क्लास या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, ये रशिया का है वैसे, इसी को हम लोग अपने यहां जब लेके आए तो इसको हम लोगों ने सिंधुघोष क्लास बताया। सिंधुघोष क्लास के अंदर में अभी फिलहाल के लिए 7 सबमरीन्स हैं। और यहां पर कलवरी क्लास की बात आप कर सकते हो।
कलवरी क्लास के अंदर टोटल, वैसे तो आप यहां पर ये देखोगे कि ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 जिसको हम लोग P75 भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट 75 के अंदर में ये सबमरीन के अंदर टोटल 6 सबमरीन बनने के लिए गई हैं। इसमें से आप लोग को शायद नाम भी पता होगा, कलवरी, करंज, है ना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। चलो बता दो मेरे को एक तरीके से कि क्या क्या नाम है इन 6 सबमरीन्स के। और दूसरा एक क्वेश्चन आपके लिए और भी देता हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, कहां गया भाई, हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर कि देखो ये जो है ये शिव शक्ति पॉइंट है ना, दिस इज द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का है भाई साहब। तो चंद्रयान 1 भी गया था, चंद्रयान 2 भी गया था। इनका चंद्रयान 1 का इंपैक्ट प्रोब जहां पर गिरा था, इंपैक्ट प्रोब जहां पर गिरा था, उस पॉइंट को भी हम कुछ नाम देते हैं। सिमिलरली चंद्रयान 2 का जहां पर ये विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था, उसको भी एक पॉइंट का नाम देते हैं। ये दोनों पॉइंट क्या हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, अलॉन्ग विथ कि कलवरी क्लास के अंदर कितने सबमरीन्स 6 जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, ये आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अब यहां पर ये तो एक क्लास हो गई जिसमें हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करते हैं। दूसरा जो क्लास है वो है आपका SSGN क्लास। SSGN क्लास का मतलब है कि दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग गाइडेड मिसाइल्स विद कन्वेंशनल वेपन। कन्वेंशनल वेपन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके नहीं जाते हैं इनके अंदर, मतलब कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होगी। SSGN क्लास के बाद एक आता है SSBN क्लास। वैसे तो मैं आपको बता दूं एक SSN क्लास भी आता है। SSN क्लास आप यहां पर देखना, एक आता है आपका SSN क्लास। ये SSN क्लास जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है। वैसे तो आइनस चक्रा के नाम से हम लोगों ने रशिया से एक ऐसा ही SSN क्लास की सबमरीन ली थी, लेकिन फिलहाल अब नहीं है, वापस कर दी हमने, है ना। तीसरा जो है वो है SSBN क्लास। दिस इज फैंटास्टिक काइंड ऑफ, सबसे समझ लो अव्वल दर्जे का सबमरीन है भाई साहब ये, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है और इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी भी है। तो दोनों के साथ लैस्ड है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। यहां पर सबसे पहला 2017 में आईएनएस अरिहंत को इंडक्ट किया गया था, और ये आईएनएस अरिहंत एक ऐसा सबमरीन है, इससे पहले जो हम लोग न्यूक्लियर ट्राइड की बात करते हैं ना, न्यूक्लियर ट्राइड क्या है कि भाई साहब न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, भाई साहब इंडिया की क्या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, आप सबको पता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए वहां पर एक ऐसा भी तो पॉइंट लिखा है कि अगर गलती से भी उधर से न्यूक्लियर वॉरहेड आने की संभावना जताई गई या फिर आ गई, तो हम फुल फ्लेजेड फॉर्म में रिटेलिएट करेंगे। और रिटेलिएट करने के लिए इतना ज्यादा डिटरेंस पहले से ही क्रिएट करना था, जिससे कि हम भले ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर ले रहे हो, बट डर के मारे सामने वाला कोई भी कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर वॉर कभी भी छेड़े ही ना, कभी उसकी हिम्मत ही ना हो। और इसीलिए उस डिटरेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर ट्रायड फॉर्मेशन करने की जरूरत है। मतलब कि हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली मिसाइल्स को किसी भी जगह से दाग सकते हैं। ओशन सरफेस मतलब कि नेवी से भी दाग सकते हैं, लैंड मतलब कि आर्मी वाले भी दाग सकते हैं, और तीसरा एयरफोर्स वाले भी दाग सकते हैं। तो जितने भी ऐसे MiG और भी दूसरे जितने भी ऐसे फाइटर हमारे पास हैं, जेट फाइटर्स हैं, उन सब पर भी ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हुआ है ना। सिमिलरली यहां पर SSBN क्लास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसके अंदर में एक्चुअल में आप देखोगे तो K-15 मिसाइल्स लगे हुए हैं। K-15 सागरिका मिसाइल्स। सागरिका मिसाइल्स ऐसे टोटल अरिहंत में तो 12 सागरिका मिसाइल्स हैं। और पहली बार जब आईएनएस अरिहंत बना था, जैसा हमने बात किया कि इंडिया पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल हुआ था, तो न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी 2017 में इंडिया के पास आई है। और इसके बाद आईएनएस अरिहंत के बाद ही अब हम लोग सभी जगह से न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल्स को दाग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा डिटरेंस का पावर। और अरिघात आईएनएस अरिहंत का जस्ट अगला वर्जन है। वैसे तो इसके आगे भी 2 और भी SSBN क्लास के सबमरीन्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा नेवी है उसके पास अगर कोई भी फुल फ्लेजेड ऑपरेशन करना है तो आपको टोटल 18 सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ती है। और इस अरिघात के आने से हमारी ये कैपेबिलिटी भी पूरी होती है, इसलिए अरिघात और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 इधर हैं और 2 इधर हैं, है ना। अब हमारे पास 18 के 18 सबमरीन्स कैपेबल हो चुकी है। मतलब कि लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर लगभग 30% ऑफ द सबमरीन्स, 30% मतलब कितना हो गया यार,
लगभग 4-5 सबमरीन्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ ना कुछ उन पे रिपेयर का काम या फिर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है। तो सारे के सारे एक टाइम पर ऑपरेशनल नहीं है, इसीलिए और भी बनाने की बात हो रही है। आगे कुछ और भी सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई साहब इसमें। अरिधमन, सॉरी, हाँ, आईएनएस अरिहंत, अरिघात और अरिधमन उसका नाम है। तो अब पता नहीं उसके नाम से कहां पर कैसे बन रहा है, मतलब ऑलरेडी बन चुका है ना, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, बट जैसे अरिघात की भी स्पेसिफिकेशंस सीक्रेट रखे गए हैं, है ना, नहीं बताए गए हैं किसी को भी कि इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन क्या है, अरिहंत के स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट भाई साहब, नहीं बताए जाएंगे, है ना। तो ये जो टॉप सीक्रेट है इसमें जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो एक बार बस देख लेते हैं कि यहां पर हम लोग को पता चला कि अरिघात जो है वो भी अपने अरिहंत जैसा ही 83 मेगावाट न्यूक्लियर पावर्ड, यहां पर लाइट, हम लोग इसको बोल सकते हैं यहां पर न्यूक्लियर पावर्ड ये जो रिएक्टर है, हाँ, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है ना, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर इसके अंदर में लगा हुआ है। और ये फिलहाल के लिए K-15 सबमरीन्स को 700 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। तो मोर और लेस अरिहंत जैसा ही है, बस इसमें कुछ जो अंदर की टेक्नोलॉजीज लगी होंगी, ये ज्यादा इंडिजेनाइज्ड है। अब ज्यादा इंडिजेनाइज्ड होने का फायदा ये है कि हम अरिघात को अगर रिपेयर भी करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, है ना, आराम से हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कि हम ही ने बनाया है तो उसके रिपेयर करने के लिए जो भी चीजें हैं वो हम ही प्रोड्यूस करेंगे वापस से। अब आर्टिकल में ये भी कहना है कि अरिघात का इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सबमरीन्स को बना के इस दुनिया में ये ढिंडोरा पीट दिया है कि भाई साहब, जब SSBN क्लास के सबमरीन हम इंडिजीनियसली बिल्ड कर सकते हैं तो फिर हम दुनिया की कोई भी सबमरीन्स बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई सारे पार्ट्स को कंपोज किया था। उन तरफ मतलब वहां पर एक अलग क्लास ऑफ बिजनेस बोल सकते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हो, वो ओरिजिनेट हो रहा है। उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो इन सब तरीके से हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वहां पर भी हम लोग कई सारे ऐसे एम्प्लॉय या फिर हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। यहां पर एक ऐसे ही यहां पर बस एक नाम का ये दिया हुआ था कि भाई साहब यूएसए के अंदर में 14 ओहायो क्लास SSBN सबमरीन है, हमारे पास 2 ही हैं। और यहां पर 53 फास्ट अटैक सबमरीन्स हैं जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी 16 है। चाइना के पास टोटल 12 सबमरीन है, उसमें से 6 SSBN क्लास के हैं और 6 SSN क्लास के हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, है ना। और बाकी इनके पास अब और नहीं है, इनसे ज्यादा सबमरीन हमारे पास है, लेकिन हाँ इनके पास SSBN क्लास ज्यादा होने के लिए इनके अंदर ये जो छिप के वार करने वाली कैपेबिलिटी है ये चाइना के पास अभी फिलहाल इंडिया की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा, दोनों आर्टिकल मिला के मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से बाकी सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी। अब इसके बाद हमारा जो आखिरी आर्टिकल है आज का वो है आपका स्पिनट्रॉनिक्स से रिलेटेड। स्पिनट्रॉनिक्स, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। स्पिनट्रॉनिक्स क्या है? देखो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे पास मान लो कोई एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ही है, यहां पर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ क्रिएट कर देता हूं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता हूं, और यहां पर बस मुझे इतना समझना था कि देखो एक तरफ ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर का हिस्सा जो है वो अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो आप इतना समझो कि एनी चार्ज पार्टिकल्स behave like मैग्नेट्स, है ना। अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इट अपीयर्स लाइक कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, और इसके थ्रू भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके वजह से हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार देखो इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी है। देखो इलेक्ट्रॉन का अभी तक हम लोग इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब हम चार्ज डिफरेंस देखते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए हम लोग करंट का फ्लो इसके थ्रू डिफाइन कर पाते हैं ना। तो चार्ज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स के ही दम पर सारे कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से चार्ज को लेके दूसरे जगह जाता है, ये अभी तक यही हो रहा था, लेकिन ये रैंडम भी हो सकता है, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की इसी तरीके से एक और फीचर है, एक और फीचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं स्पिन। स्पिन, ये स्पिन का क्या मतलब है? हम लोगों ने ये देखा कि देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका एक हिस्सा आपका नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और दूसरा हिस्सा आपका साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, जैसा कि हम मैग्नेट में देख रहे थे। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एक टिक जाओ यार, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इसमें जो है हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहां पर नॉर्थ नीचे है और साउथ इधर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका स्पिन है वो कैसा है, अप साइड है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। और दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्पिन सिमिलरली क्या हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा। तो स्पिन जो है, स्पिन अपने आप में इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर जो ये स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा। तो यहां पर ये जो स्पिन देखने को मिल रहा है, ये स्पिन कैसे डिफाइन हो रहा है, ये अप और डाउन साइड में डिफाइन हो रहा है। ऐसा बोला जाता है कि ये सुपर इंटैंगल्ड पोजीशन पर होते हैं। सुपर इंटैंगल्ड पोजीशन का मतलब ये है कि ये एक ही टाइम पर इनका कोई एक स्पिन जो अप साइड में है, मान लो इसको हम लोग 1 से डिनोट कर देते हैं, और जो डाउन साइड में इसको हम लोग 0 से डिनोट कर देते हैं। तो जिस हिसाब से अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की सप्लाई हो रही है तो 1, और इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो 0, है ना। अगर इस सिचुएशन को हम लोग चार्ज के बेसिस पर अभी तक समझ रहे थे, तो स्पिनट्रॉनिक्स एक नया, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही थी अभी तक ये, लेकिन स्पिनट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन कैरेक्टर को देखते हुए ये बताता है कि अगर हम लोग एक ऐसा मटेरियल बना लें जिसमें कि एक स्लैब लगाएं, हम लोग ऊपर एक ऐसा स्लैब बनाएं और इसके बीच में एक मटेरियल फिल कर दें, है ना। इस मटेरियल में अगर हम एक मटेरियल के किसी भी इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं इसमें, तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन की डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगी। और यहां पर इसको हम इस हिसाब से बताएं कि ऊपर का अगर ये सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाए और जिसके चलते ये दोनों सेम डायरेक्शन में आते ही करंट फ्लो हो जाए इसके थ्रू, इस पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये 1 है। और अगर इस स्पिन को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करें जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 0 है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल में लाके हम लोग उसके स्पिन से इस सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने की बात कर सकते हैं। तो मतलब ये एक अल्टीमेट फॉर्म हो सकता है हमारे एक नए रिवॉल्यूशन की तरफ, जहां पर हम लोग सभी जगहों से, अब सोचो एक चीज, मतलब एफिशिएंसी तो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी यार। कैसे बढ़ रही है? मान लो कि अभी तक जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, लेकिन अगर हमने इनको बोला कि नहीं, पहले इनका हम लोग स्पिन करेक्ट करके सिमिलर कर देते हैं, तो हमने सभी के स्पिन को अप कर दिया, है ना, सभी के स्पिन को अप कर दिया। और अगर ये सिंगल डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे तो इनका रेसिस्टेंस कम होगा। क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं ऐसे स्पिनट्रॉनिक्स वाली चीज़ों से। तो इसके मेजर एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्या है, हाई डेंसिटी डेटा स्टोरेज। अभी तक देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर कैसे होता है, एक ना कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर का एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। यहां पर खूब सारा चार्ज आता है, जैसे ही ये चार्ज इसके थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, पूरा फिल हो जाता है, तो इस टाइम पर इसकी वैल्यू 1 असाइन हो जाती है। और अगर इस थ्रेशोल्ड से कम ये कैपेसिटर चार्ज होल्ड करता है किसी भी समय पर,
या फिर चार्ज शो ही नहीं करता है, तो उस केस में हम इसको जीरो कंसीडर करते हैं। ये अभी के नॉर्मल चिप्स वगैरह में डेटा स्टोरेज का यही प्रावधान है। बिल्कुल माइन्यूट नैनो स्केल रेंज पर भी हम लोग अब कैपेसिटर या फिर माइक्रो स्केल पर भी हम लोग कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए अब आपके देखते होंगे चिप कितने छोटे छोटे होते जा रहे हैं, प्रोसेसर्स बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। तो रैम की अगर बात करें तो रैम जो है वो एक्चुअल में डेटा अपना ऐसे फिलहाल अभी के लिए स्टोर करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बार बार डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, मतलब कि ये इधर उधर भागते भी रहते हैं। तो कई बार होता है कि इसके जो चार्जिंग है, जहां पर इसकी वैल्यू 1 डिसाइड की गई थी, इसके चार्ज इधर उधर भागने लगे। तो इसके चार्ज को 1 बना रहने के लिए, डेटा को प्रॉपर बिना हैम्पर किए हुए 1 का 1 ही बना रहने के लिए इसको बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज की सप्लाई भी करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की सप्लाई करनी पड़ती है। तो इससे बिजली ज़्यादा खर्च होता है और डेटा लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन जब हम स्पिनट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो स्पिनट्रॉनिक्स में ऐसा कोई भी डेटा लॉस होएगा ही नहीं। हम तो स्पिन के ऊपर चल रहे हैं और स्पिन 1 है तो 1 ही रहेगा, हमेशा 1 रहेगा भाई साहब, चेंज ही नहीं होगा वो तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब यहां पर हम लोग का हाई डेंसिटी डेटा स्टोरेज होगा, मतलब कि हम लोग HDD हार्ड ड्राइव डिस्क वगैरह जो है उसको और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, मतलब लॉस मेमोरी में नहीं होगा। दूसरा हमारा यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हो आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने बताया कि करंट के फ्लो का अगर स्पिन सब जगह इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल कर दिया तो उसका फ्लो ज्यादा इफिशिएंट, लेस रेसिस्टेंस वाला बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लेस पावर डिवाइसेस अब हम लोग बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने मोबाइल आज चार्ज किया, अपना आज वाला मोबाइल चार्ज किया और वो चल रहा है आराम से 2, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने चल रहा है, साल भर चल रहा है, डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। इतना इफिशियंट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बायोमेडिकल एप्लीकेशन है। देखो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड को चूंकि ये यूज कर रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग अगर MRI कराते हैं या फिर बायोमेडिकल सेंसर का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ब्रेन से न्यूरॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो भी जो सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो आपके स्पिनट्रॉनिक्स हैं या फिर स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन कैरेक्टर है, वो बहुत ही छोटे से छोटे मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकता है। उस सिचुएशन में अगर कभी भी ऐसा कोई भी सिग्नल ब्रेन से आता है जो कि ट्यूमर सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर किसी बॉडी के किसी भी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसे डिफेक्ट्स को भी ये बहुत इजीली पढ़ सकता है। इसीलिए इसको बायोमेडिकल सेंसर जैसा भी इस्तेमाल में कर सकते हैं हम लोग। अगला है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मतलब कि जितने भी ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक चिप को ट्रेन करते हैं भाई साहब कि तुम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही सोच हम एक चिप के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क को इस स्पिनट्रॉनिक से मदद से समझाएंगे तो उसका जो सीखने की क्षमता है एंड एट द सेम टाइम जो टाइम है, वो दोनों ही कम होगा और उसकी एफिशिएंसी और स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए हम लोग न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में भी काम ला सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन में भी इसका रोल है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर्स की बात कर सकते हो। जैसा हमने बताया कि बहुत छोटा से छोटा मैग्नेटिक फील्ड को ये रीड कर सकता है, तो सिक्योरिटी पर्पस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन जब करते हैं, उनकी मैपिंग वगैरह करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। इस बार नया क्या हुआ, ये आर्टिकल हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक स्पिनट्रॉनिक्स जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी कॉन्सेप्ट था। उसको एक्चुअल में रियलिटी में रूम टेम्परेचर पर ये दो मटेरियल का एक समझ लो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इस कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने पहली बार देखा कि 2 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक करंट को भेजना पॉसिबल हो गया। मतलब 2 डायमेंशन मतलब समझ रहे हो, 3rd डायमेंशन है ही नहीं, बस एक सिंगल प्लेन पर ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर सकते हैं, बगल मूव कर सकते हैं, नीचे मूव कर सकते हैं, बाएं मूव कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही प्लेन पर रहेंगे, उनका कोई ऊपर नीचे नहीं होगा कभी भी। तो ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन का मोशन जब हमने दिखाया तो पहली बार इसका प्रैक्टिकल यूसेज समझ में आने की कोशिश हम लोगों ने की, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है स्पिनट्रॉनिक्स को लेके। आगे आने वाले टाइम पर हम इनके सभी एप्लीकेशन को सच होता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। सारे के सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और इसके साथ ही साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि तीनों के तीनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप आइए, यहाँ पर आराम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट होंगे वो हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।